वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन बेसिलिनियोफाइसी यानी कि डाइटम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन का स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कल अपन ने डिवीजन बेसिलिनियोफाइटा या क्लास बेसिलिनियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स, उनका अकरेंस, हैबिटेट और सेल स्ट्रक्चर, रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ऑर्नामेंटेशन और उसका जो सेल वॉल है जिसे फ्रिक्चुल कहा जाता है उसकी संरचना के बारे में स्टडी किया। तो अभी अपन जो है वो बेसिलिनियोफाइसी डाइटम में जनन की विधियों का वर्णन करेंगे। और इसमें जनन की विधियां जो है वो दो प्रकार की होती है। एक जिसे अपन सेल डिवीजन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, कायिक जनन, जो कि सबसे कॉमन मेथड है। मोस्ट ऑफ डाइटम जो है जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है वो सेल डिवीजन के द्वारा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। और चूँकि इस विधि के अंदर कोशिका विभाजन के अंदर जब डाइटम का सेल डिवीजन होता है और उनका संख्या बढ़ती है तो नई बनने वाली जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर उनका साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि वेजिटेटिव सेल जो होता है डाइटम का, उसकी कोशिका भित्ति जो फ्रिक्चुल है वो दो कपाट का बना होता है, वो अनइक्वल होता है। एक एपिथीका होती है जो साइज में बड़ी होती है और दूसरा हाइपोथीका होता है। तो ये जैसे ही सेल डिवाइड करती है तो उसमें पेरेंट सेल की एपिथीका और हाइपोथीका है वो डॉटर सेल के अंदर चली जाती है और पेरेंट सेल की जो एपिथीका जिस डॉटर सेल में जाएगी वहाँ पे बनने वाली हाइपोथीका ही पेरेंट सेल के इक्वली ही होती है, इसलिए उस सेल में कोई रिडक्शन नहीं होता है। परंतु वो डॉटर सेल जिसमें पेरेंट सेल की हाइपोथीका सेपरेट होती है तो वहाँ पे जो पेरेंट सेल की जो हाइपोथीका जिस डॉटर सेल में जाती है अब वो वहाँ जा कर के उसकी एपिथीका बनती है और उसके अंदर नई हाइपोथीका सिंथेसाइज होती है। तो उस केस में वहाँ साइज के अंदर रिडक्शन होता है। तो इस प्रकार से डाइटम के अंदर कोशिका विभाजन होता है और साइज उनका छोटा होता जाता है। और उस साइज को पुनः अटेंड करने के लिए दूसरा जो जनन की विधि है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन है, जहाँ पे गैमेटिक यूनियन के पश्चात बनने वाला जो जाइगोट है वो जाइगोट डिप्लॉयड फेज में और वो साइज में बड़ा हो जाता है, उनका साइज इंक्रीज होता है। तो वो जाइगोट ही ऑक्सोस्पोर कहलाते हैं, जो साइज पुनः जो पेरेंट वेजिटेटिव सेल है उनके समान साइज को अटेंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये उसमें डाइटम के अंदर जनन पाया जाता है। तो सेल डिवीजन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये डाइटम में सबसे पहले अपन उसको समझते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया डाइटम में मोस्टली नाइट के समय होती है और ये फेवरेबल सीजन में होता है रिप्रोडक्शन का मोड। और उसके अंदर चूँकि अपन जानते हैं कि डाइटम का जो पेरेंट सेल है, वेजिटेटिव सेल है, वो डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड फेज में केवल उसमें गैमिट्स है वो ही हैप्लॉयड फेज है, बाकी सारे जो सेल स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड फेज में है। और एक जो कोशिका है, यहाँ पे देखिए दो ग्रुप है, उन्हें हम आपको बनाते हैं, एक पिनेल्स है और दूसरे सेंट्रल्स हैं। पिनेल्स और सेंट्रल्स में अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का होता है। पिनेल्स में आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि सेंट्रल्स में oogamous प्रकार का होता है, तो उसको अपन आगे देखेंगे। लेकिन इन दोनों के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है सेल डिवीजन के द्वारा वो लगभग एक समान होता है। कुछ डाइटम के पुनः हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे पिनेल्स के अंदर पिनुलेरिया है, नेविकुला है, इसी प्रकार से सेंट्रल्स में साइक्लोटेला है, आपके मेलोसीरा है, कोसिनोडिस्कस है। तो ये कुछ उदाहरण है। यहाँ पे ये पेरेंट सेल है और इसको आप ध्यान से देखिए, ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे केवल अपन को एपिथीका और हाइपोथीका ही बनाना है, बाकी उसमें कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियस नहीं बनाना है। तो ये पेरेंट सेल में ये कोशिका मैंने ली है और नाइट के समय कोशिका किस प्रकार से डिवाइड करती है। तो इस कोशिका के अंदर देखिए आपके ये इसकी एपिथीका है और ये इसकी हाइपोथीका है, ये दोनों जो मिलकर के फ्रिक्चुल कहलाता है, ये इसकी कोशिका विधि फ्रिक्चुल कहलाती है।
तो प्रिचुल में ये एपिथीका और ये हाइपोथीका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको अलग अलग प्रकार का जो कलर देना है, यहाँ पे अपन ने उसको डार्क पूरा कर दिया है, दोनों एपिथीका और हाइपोथीका को दोनों डार्क किया है। अब ये जैसे ही सेल डिवाइड होगी तो डिवाइड होने के पश्चात जो नई डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनेगा उसके अंदर एक जो कपाट है वो तो पेरेंट सेल से आएगा और दूसरा कपाट जो है वो हाल है वो नया बनेगा, सिंथेसाइज होगा। तो आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए इसकी ये इस यहाँ पे इसकी हाइपोथीका यहाँ आई, तो ये हाइपोथीका इतनी साइज की है, तो ये इधर नई डॉटर सेल में इधर से चली गई, ये हाइपोथीका सेपरेट विभाजन कोशिका विभाजन, तो ये इस साइज का यही रहेगा। और ये इसकी एपिथीका जो पेरेंट सेल की है वो इधर चली गई है दूसरी सेल में, तो कोशिका फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इसमें देखिए कि पेरेंट सेल की जो एपिथीका जिस डॉटर सेल में जाएगी उसका साइज रिड्यूस नहीं होगा, वो वैसे वैसी रहेगी, लेकिन जिसकी हाइपोथीका पेरेंट सेल की जिस डॉटर सेल में जाएगी उसका साइज रिड्यूस होगा। तो ये कोशिका जो है चूंकि इसका हाइपोथीका इधर आया है तो ये इसका रिडक्शन, इसका साइज रिड्यूस हुआ है, इसका साइज रिड्यूस अभी नहीं हुआ है। तो लेकिन इसका जो कलर अपन ने दिया है एपिथीका हाइपोथीका वो आपको वैसे का वैसा देना है। अब इसकी एपिथीका तो वैसे की वैसे डॉटर सेल की भी एपिथीका ही रहेगी, तो इसके अंदर जो नई जो फ्रिक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपोथीका बनेगी। तो ये न्यूली सिंथेसाइज हाइपोथीका है, लेकिन अपन ने उसमें डॉट डॉट किया समझने के लिए, और ये एपिथीका और पेरेंट सेल है जो कि डॉटर सेल की ही एपिथीका ही रहेगी। तो इस साइज में इस सेल के अंदर कोई साइज के अंदर रिडक्शन नहीं हुआ है, परंतु यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो इसकी एपिथीका यहाँ आ गई। अब ये जो एपिथीका पेरेंट सेल की एपिथीका है वो जो न्यूली जो डॉटर सेल है उसके अंदर ये उसकी हाइपोथीका कहलाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भले उसकी हाइपोथीका है लेकिन उसमें नहीं बनने वाला जो कपाट है वो उससे छोटे साइज का बढ़ेगा। तो ये उसके ऊपर यहाँ पे अपन ने डॉट डॉट लाइन किया, इधर इसमें डॉट डॉट लाइन किया। अब इसमें इसको सीधा नहीं करना है, पेरेंट सेल का जो एपिथीका इधर गया तो ये इस टाइप से रहेगा, इसका हाइपोथीका इधर गया तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये भले उल्टा है लेकिन ये इसकी पेरेंट सेल की हाइपोथीका है, वो अब डॉटर सेल की एपिथीका कहलाएगी, और इसकी हाइपोथीका नहीं बनेगी तो इसका साइज रिड्यूस हुआ। अब अपन बात करते हैं इसका सेकंड डॉटर सेल, इसका साइज रिड्यूस नहीं हुआ था। अब ये जैसे डिवाइड हो जाएगी तो पेरेंट सेल की जो ये एपिथीका है ये वापस इधर आएगी, तो इसको 2 नंबर मैंने दिया है तो ये भी 2 नंबर ही रहेगा, इसका 2 नंबर है तो इसका भी 2 नंबर ही रहेगा, क्योंकि अभी भी इसका एपिथीका नेक्स्ट डॉटर सेल में जा रहा है, तो इसमें बनने वाली हाइपोथीका वो फर्स्ट सेल के समान ही होगी, इसका साइज रिड्यूस नहीं होगा। परंतु इसकी जो हाइपोथीका चूंकि नहीं बनी है तो ये हाइपोथीका जिस डॉटर सेल में जाएगी वो उसकी एपिथीका कहलाएगी, और वहां पे हाइपोथीका न्यूली सिंथेसाइज होगी, तो ये 3 नंबर दोगे इस सेल को, इसका साइज रिड्यूस हुआ है। जिस सेल का साइज रिड्यूस हो रहा है उसका नंबर आप बढ़ाते रहोगे, ये 3 नंबर का है, इसका साइज रिड्यूस हुआ है, तो ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल, ये रिड्यूस्ड सेल है 3 नंबर। यहाँ पे ये सेल है वो इससे छोटी साइज का है, और इस सेल के से ये सेल एक समान है परंतु ये छोटी हो गई है। अब इधर देखिए इसका हाइपोथीका है वो इधर चला गया, इसका हाइपोथीका ये यहाँ गया है, तो ये सेल वैसी वैसी रहेगी, और इसका हाइपोथीका वो इधर डॉटर सेल में गया है, तो इसका हाइपोथीका पेरेंट सेल की एपिथीका बन गया, और न्यूली सिंथेसाइज हाइपोथीका नहीं बन गई, ये 2 नंबर हो गया, ये सेल रिड्यूस होगी, इसकी हाइपोथीका इसकी एपिथीका बनी, तो ये वैसे वैसे साइज है। अब इसकी जो हाइपोथीका जिसमें जाएगी किसमें जाएगी, इसकी हाइपोथीका इधर गई है और एपिथीका इधर आई है, तो जो एपिथीका आई है इसको अपन ने 1 नंबर दिया। देखिए ये 1 नंबर, ये भी 1 नंबर और ये भी 1 नंबर, इन तीनों का साइज रिड्यूस नहीं हुआ है इसकी तुलना में, लेकिन ये इसकी हाइपोथीका इसकी एपिथीका बन गई और उसको ऐसे खड़ी लाइन है तो ये साइज रिड्यूस हुआ 2 नंबर। इसी प्रकार यहाँ तो वैसे इसकी हाइपोथीका गई थी, जो इसकी एपिथीका बनी, नई हाइपोथीका सिंथेसाइज हुई, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ। अब इसका इधर देखिए यहाँ पे इसकी एपिथीका इधर आई, तो
इस सेल की तुलना में ये सेल में साइज रिड्यूस नहीं हुआ है, परंतु इसकी हाइपोथीका इधर चली गई नई सेल डॉटर सेल में, तो नई एपिथीका जो हाइपोथीका सिंथेसाइज है वो केवल लास्ट में जो नई हाइपोथीका सिंथेसाइज है उसको केवल आप इसमें कोई भी डॉट डॉट लाइन नहीं करनी है ये समझने के लिए। तो ये 3 नंबर वाला साइज रिड्यूस हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए इसका हाइपोथीका ये इधर चला गया, इसका हाइपोथीका इधर चला गया है, इसका एपिथीका इधर आया, ये सेल 2 नंबर ही रहेगी, लेकिन ये 3 नंबर नहीं बनी। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड साइज है, तो इसका हाइपोथीका जहाँ पे इसका एपिथीका इसमें गया तो ये तो 3 नंबर ही रहेगी, साइज रिड्यूस नहीं होगी, लेकिन इसका हाइपोथीका जहाँ गया तो ये 4 नंबर हो गया, इसका साइज रिड्यूस हुआ। तो आप देखिए कि जैसे जैसे साइज रिड्यूस हो रहा है, अगर मैं ये सेल फर्स्ट है इसको भी मैंने 1 नंबर दिया तो इसकी तुलना में इसका साइज रिड्यूस नहीं हुआ, इसको 2 नंबर दिया तो ये रिड्यूस हुआ। अब इससे ये 2 डॉटर सेल बनी, ये 2 नंबर इधर गया यानी जहाँ इसकी जो एपिथीका जहाँ जाएगी वो उसका नंबर सेम रहेगा और इसकी हाइपोथीका जहाँ जाएगी उसका नंबर 3 हो जाएगा, तो इसकी तुलना में इसका साइज रिड्यूस हुआ। ये 3 इधर ही है और 3 से 4 ही आया, इसका साइज रिड्यूस हुआ। ये 2 नंबर है, 2 से 3 नंबर ही आया, इसका साइज रिड्यूस हुआ। तो इस प्रकार से ये डायग्राम जैसे जैसे डिवाइड होता है तो डॉटर सेल जो बनती है तो उसमें एक डॉटर सेल की साइज रिड्यूस होती है, दूसरी वैसी की वैसी रहती है। तो अल्टीमेटली इस प्रकार से ये डिवाइड होते होते इनका साइज रिड्यूस होता है, फिर उसका सेल डिवीजन रुक जाता है। अब इस सेल डिवीजन से उनकी संख्या तो बढ़ गई डाइटम में, लेकिन अब ये डाइटम जो है, जो रिड्यूस्ड साइड्स के जो डाइटम सेल्स बनी है, इन डाइटम सेल का उसके अंदर पुनः वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि ये पुनः अपना जो नॉर्मल साइज है वो अटेंड नहीं करेगा। तो इन कोशिकाओं के अंदर जिनका साइज हाईली रिड्यूस्ड है, ये अपना साइज पुनः बड़ा साइज जो है इंक्रीज कैसे होगा, वो होगा नेक्स्ट ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड के द्वारा होता है और ऑक्सोस्पोर्स वास्तव में जाइगोट ही होते हैं। वो वास्तव में कोई स्पोर नहीं है बल्कि जाइगोट है, और जाइगोट गैमेटिक यूनियन के पश्चात जो जाइगोट बनता है उनका साइज बड़ा होता है, उसको ही ऑक्सोस्पोर कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। डाइटम 2 कैटेगरी के पिनियल्स और सेंट्रल्स है। पिनियल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस टाइप का होता है और सेंट्रल्स के अंदर होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। ये आपको दोनों में ध्यान रखना है। आइसोगेमी के द्वारा होगा तो उसमें आइसोगेमिट्स बनेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ऊगेमस के द्वारा हो गया तो इसमें स्पर्मेटोजॉइड्स और ओगोनियम बनेगा, फिर जाइगोट का निर्माण होगा। तो जाइगोट तो बनना ही है और जाइगोट फिर आपके साइज में इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा साइज का होगा और उसका जो ओल्ड फ्रिक्चुल है वो नष्ट हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा और न्यू फ्रिक्चुल और जो नई इसकी प्लाज्मा लेमा जिसे पेरिजोनियम कहते हैं उसका सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे ये आइसोगेमस पिनियल्स में होता है, ऊगेमस सेंट्रल्स में, और ये जो है पुनः ऑक्सोस्पोर 3 विधियों से बनते हैं। देखिए जिस भी मेथड से हो 3 विधियों से, एक तो फ्यूजन ऑफ कॉन्जुगेटिंग सेल्स, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन में 2 समान आकार की कोशिकाएं पास आती है और उसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स से ये सराउंडेड रहती है। एक पॉपुलेटिंग जेली बनती है, उसके अंदर 2 वेजिटेटिव सेल एम्बेडेड रहती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दोनों कॉन्जुगेटिंग सेल्स है वो सेल्स है जिनका सेल डिवीजन के द्वारा साइज है वो रिड्यूस हो चुका है। ऐसी 2 सेल्स पास आएगी, ये कॉन्जुगेशन के द्वारा है, और ये दोनों सेल नजदीक आएगी। इनके चारों तरफ ये म्यूसिलेजिनस जिलेटिनस शीट है ये, या उसे पॉपुलेटिंग जेली कहते हैं। इसके अंदर ये दोनों सेल्स पास आएगी। अब ये दोनों सेल का जो न्यूक्लियस है, ये कॉन्जुगेटिंग सेल्स है, ये उनका न्यूक्लियस है, ये 2x है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब आप यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों जो 2 अलग-अलग वेजिटेटिव सेल है, रिड्यूस्ड साइज की 2 अलग-अलग वेजिटेटिव सेल है, और ये सबसे पहले म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स से सराउंड रहेगी। अब प्रत्येक का न्यूक्लियस में डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, 2n न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, मेयोसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट से 2 न्यूक्लियस और मियोसिस सेकंड से 4 न्यूक्लियस बनेंगे। ये जो 4 न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल में 4 न्यूक्लियस बने हैं। 2 न्यूक्लियस, एक ऊपर का और एक नीचे का, ये तो दोनों फंक्शनल रहेंगे और बीच वाले जनरली बीच वाले 2 डीजेनरेट होंगे। तो
जैसे कि ये इसका बीच वाले दो डिजेनरेटिव न्यूक्लियस और ये ऊपर और नीचे वाला या कोई भी दो है वो फंक्शनल न्यूक्लियस रहते हैं। तो दो डिजेनरेटिव दो फंक्शनल। अब आपको क्या करना है कि जो फंक्शनल न्यूक्लियस है वो अपने चारों तरफ के साइटोप्लाज्म से घिर जाएगा और इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। आधा साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, आधा इधर, ऐसा कैसा इधर भी। तो देखिए प्रत्येक सेल में साइटोप्लाज्म के दो सेगमेंट बने हैं, प्रत्येक में एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार दो सेल में यहाँ पे 4 साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट बने हैं जिसमें प्रत्येक में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसे अपन कहेंगे गैमेट्स। ये हैप्लॉइड फेज है, उनके पूरे डाइटम की लाइफ साइकिल में केवल युग्मक होते हैं, वो केवल अगुणित होते हैं। तो ये हैप्लॉइड फेज है और उनके चारों तरफ ये म्यूसिलेज है। इसके बाद में अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि कॉन्जुगेशन में 2 डिफरेंट सेल के न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पे दो गैमेट इधर। अब ये दो भिन्न-भिन्न कोशिकाओं के जो गैमेट है उसमें फ्यूजन होगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों का। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये दोनों न्यूक्लियाई पास में आके जुड़ जाएंगे और ये आपके एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर ये दो न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कॉमन साइटोप्लाज्म दो न्यूक्लियाई है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस इधर से इधर आएगा, एक इधर से इधर जाएगा, तो उनका जो पुराना जो फ्रिक्चुअल होता है वो ये साइड में हट जाता है। ये वर्ल्ड फ्रिक्चुअल है, इधर का ये वर्ल्ड फ्रिक्चुअल एपिथेलिका हाइपोथेलिका, और ये नई जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, ये नया उसका फ्यूजिंग गैमेट्स है, इसको अपन फ्यूजिंग गैमेट्स कहेंगे। और फ्यूजन होने के पश्चात ये कॉमन साइटोप्लाज्म में डिप्लॉइड न्यूक्लियस पुनः बन गया और ये वर्ल्ड फ्रिक्चुअल है, इसके ये अलग हो गए। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट तो बन गए, ये जाइगोट धीरे 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 अपना साइज बड़ा करेंगे। तो इससे आपको ये बड़ी साइज का बना, ये जाइगोट साइज इनकी बड़ी हो गई, ये साइज बड़ी हो गई, ये इसकी बड़ी हो गई। ये जो बड़ी साइज के जाइगोट है उसको अपन कहेंगे ऑक्सोस्पोर्स। और ऑक्सोस्पोर बनने के बाद जैसे ये साइज नॉर्मल साइज उसका वेजिटेटिव अटेंड कर लेते हैं, इसके पश्चात यहाँ पे एम्प्टी फ्रिक्चुअल जो पुराने जो इसकी एपिथेलिका हाइपोथेलिका वो खाली हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। अब इन ऑक्सोस्पोर के चारों तरफ नया जो प्लाज्मा लेमा यानी पेरिजोनियम जिसे कहते हैं, ये पेरिजोनियम कहलाता है, उसका सिंथेसिस होगा। पहले नई पेरिजोनियम बनेगी और उसके बाद में फिर उसमें सिलिशियल सेल वॉल बनेगी, सिलिका का डिपोजिशन होगा। इसमें एपिथेलिका हाइपोथेलिका जो बनी है उसमें फिर सिलिका का डिपोजिशन होता है और नया फ्रिक्चुअल बनता है और फिर ये जिलेटिनस मैट्रिक्स से सेपरेट होने के पश्चात पानी में फ्रीली मूव करते हैं और वेजिटेटिव सेल की तरफ बिहेव करते हैं। तो ये कॉन्जुगेटिंग सेल के द्वारा किस प्रकार से, ये मोस्टली पिनेल्स में होता है। और एक पार्थिनोजेनेसिस भी है, ये रेयर केस में पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा भी होता है। और जब अपन ऊगेमी की बात करते हैं, ऊगेमी एक होती है जिसमें सेंट्रल्स के अंदर है। ऊगेमी के केस में जो ज्यादातर सेल्स गोलाकार शेप में होती है सेंट्रल्स के अंदर, जिसमें साइक्लोटेला है, मेलोसीरा है, तो वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया बनते हैं और स्पर्मेटोगोनिया की संख्या भी काफ़ी हो सकती है और उसमें स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं। स्पर्मेटोजॉइड जो होता है अपने यहाँ पे सेंट्रल्स के अंदर, पिनेल्स में नहीं बनेंगे, सेंट्रल्स में जो स्पर्मेटोजॉइड होता है वो कैसा होता है, यूनिफ्लेजिलेट होता है। ये हमने आपको कल ही बताया था कि डाइटम के लाइफ साइकिल में जहाँ भी फ्लैजिला बनते हैं, डाइटम के लाइफ साइकिल में कशापिकाओं का निर्माण केवल सेंट्रल्स में ऊगेमस टाइप के रिप्रोडक्शन में होता है और उसमें स्पर्मेटोजोआ होता है, वो है उसमें एक सिंगल फ्लैजिलम पाया जाता है पेंटोनेमेटिक टाइप का। तो वो फ्लैजिला है वो आपके ऊगोनियम तक पहुंचने के पश्चात जाइगोट बनाता है, तो वो सेंट्रल्स के अंदर है। अब अपन ये जैसे तरीका कैसे होता है, एक ऑटोगैमी जिसे स्वयुग्मन कहते हैं। सेकंड जो अपना बात है, ज्यादातर जो सेंट्रल टाइप के जो डाइटम है उसमें ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ऑटोगैमी के द्वारा। तो अपन नेक्स्ट ऑटोगैमी को समझेंगे। ऑटोगैमी के अंदर इसके दो उदाहरण हैं, मेलोसीरा और साइक्लोटेला। इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं जिसमें ऑटोगैमी पाई जाती है और ऑटोगैमी के अंदर इसे अपन स्वयुग्मन कहते हैं। ऑटोगैमी एक होलोगैमी अलग होती है, होलोगैमी अलग है, ये ऑटोगैमी है। यहाँ पे आपके ये फ्रिक्चुअल है और ये इसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, 2x न्यूक्लियस है। ये कोई भी
सेंट्रल्स का जैसे मान लो साइक्लोटेला है, इसको अपन देखते हैं। और सब ये इसकी एपिथिका है, ये हाइपोथिका है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये उसका पूरा साइटोप्लाज्म है। तो इसमें सबसे पहले आपके क्रोमेटोफोर का एक रिंग बनेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसको अपन कहेंगे क्रोमेटोफोर्स। ये डायग्राम है। अब उसमें क्या होगा, मेयोसिस होगा। मेयोसिस होगा तो ये आपके इस मेयोसिस के दौरान यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। ये 4 न्यूक्लियाई हैं और 4 ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है और ये इसका फ्रिक्चुल है। और ये बी डायग्राम सी के अंदर क्या होगा, इन चारों में से 2 डीजेनरेट हो जाएंगे और 2 फंक्शनल। ये दोनों डीजेनरेटिंग न्यूक्लियाई और ये दोनों फंक्शनल न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और इसके चारों तरफ ये आपके क्रोमेटोफोर्स है। ये सी डायग्राम और डी डायग्राम आपमें क्या बनाना है, अब ये एक ही कोशिका जो है, एक ही सेल। अब ये सेल कौन सी है, जिसमें सेल डिवीजन के द्वारा इनका साइज रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये सेंट्रल्स का उदाहरण है। तो इस सेल जो डिप्लॉइड सेल है, इनका साइज रिड्यूस हुआ है। इसके अंदर पहले मेयोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने, 2 डीजेनरेट हो जाएंगे, बचे हुए 2 आए वो आपके शेष रहेंगे। अब एक ही कोशिका के ये दोनों जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ये पुनः फ्यूज होंगे, तो इससे पुनः डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। ये पुनः ये डिप्लॉइड, ये 2n, अब इसको कहेंगे जाइगोट। ये अब डिप्लॉइड जो सेल बना है, इसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ये जाइगोट है, इन्हें चारों तरफ क्रोमेटोफोर्स और ये जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट अब क्या करेगा, इस जाइगोट को जैसे ये जाइगोट अपना साइज, अब ये जाइगोट अपना प्रोटोप्लाज्मा इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्मा न्यूक्लियस के साथ ये साइज बड़ा करेगा। और जैसे साइज इसका बड़ा हो जाएगा, तो इससे अपन बड़ी साइज का दूसरा डायग्राम जैसे बनाते हैं। ये जैसे साइज इसका बड़ा हो गया और उसमें एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म है, क्रोमेटोफोर से विकसित हो गए। अब इसको अपन कहेंगे ऑक्सोस्पोर। ये ऑक्सोस्पोर है, इसका साइज इस पेरेंट साइज से आपको बड़ा बनाना है क्योंकि ये ऑक्सोस्पोर है। और ये सेल जो है, अब इसमें 2 चीजें हो रही है। ये ऑक्सोस्पोर तो बन गया, अब उसमें ये ओल्ड फ्रिक्चुल है, ये ओल्ड हाइपो एपिथिका, ये ओल्ड हाइपोथिका। अब उनके चारों तरफ सबसे पहले क्या होगी, पेरिजोनियम। पेरिजोनियम जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उसका सिंथेसिस होगा। और पेरिजोनियम के पश्चात इसके अंदर एक एपिथिका और हाइपोथिका नहीं बनेगी, तो इसको लिखोगे न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रिक्चुल, न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रिक्चुल। और इसको लिखोगे ओल्ड फ्रिक्चुल। ओल्ड फ्रिक्चुल है वो नष्ट हो जाता है और न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रिक्चुल के साथ में जो डिप्लॉइड सेल है, ऑक्सोस्पोर जिसे कहते हैं, ये अपना नॉर्मल साइज अटेन करता है। और उसके बाद उसमें भी सिलिका का डिपोजिशन होता है, सिलिसिफिकेशन होता है और ये पानी में नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये तरीका कहलाता है ऑटोगैमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पिनियंस के अंदर मोस्टली कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको सेल डिवीजन के द्वारा किस प्रकार से साइज सेल डिवीजन का डिवाइड होता है और उसकी जो फ्रिक्चुल है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एपिथिका हाइपोथिका किस प्रकार से डिवाइड होती है और ये आपके डाइटम के संबंधित है। और डाइटम से संबंधित तुम्हारे परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें एक तो फ्रिक्चुल का प्रश्न आता है, फ्रिक्चुल क्या होता है, और इसके अलावा एक डाइटोमेसिस अर्थ क्या होता है, जहाँ पे समुद्री तटों पे जहाँ डाइटम का सेल वॉल डेथ होने के पश्चात काफ़ी वर्षों में वो डाइटम का जो है वो ग्रेजुअली डिपोजिशन होता है। और इस प्रकार का डिपोजिशन हमने कल बताया था यूएसए में कैलिफोर्निया में देखा गया है, जिसे डाइटोमेसिस अर्थ कहते हैं। और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी अपन आगे एल्गी के अंदर पढ़ेंगे। तो डाइटोमेसिस अर्थ या जिसे डाइटोमाइट कहते हैं उसका क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम्हारे जो ऑर्नामेंटेशन इन डाइटम जो है, जो अपन ने अलग अलग कल देखा था, और एक ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन जो है डाइटम में किस प्रकार से होता है, ये आपको चित्र के द्वारा समझाना होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके 2 यूनिट फर्स्ट और फर्स्ट पेपर की कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपन 3rd यूनिट के अंदर फ्यू फाइटा का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।